सब नूं शाबाश। चलो हुण लिखनी आपां हाँ ज्यादातर ना जी मोलर कंसैप्ट है इहदा कंसर्न गैस नाल हुंदा क्योंकि सॉलिड्स ते लिक्विड्स दे लई असीं प्रेफरेबली स्पैसिफिक हीट ही लिखना पसंद करते हैं। स्पैसिफिक हीट दा सिंबल सी सी छोटा सी स्मॉल लेटर सी ते जिहड़ा मोलर स्पैसिफिक हीट है ये कैपिटल सी है। हम सुनो पुत्र मोलर स्पैसिफिक हीट ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं हीट पर यूनिट मास नहीं पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स। तो इत्थे n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर थोड़े सामने एक ऑब्जेक्ट है जिसके नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल n और ਉਹਦਾ टेम्परेचर चेंज होया डेल्टा T ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Q is equal to N डेल्टा T into C। C ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफाइन कर लिया हीट पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਐਸਆਈ यूनिट बनेगा जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਪਰ यूनिट नंबर ऑफ मोल्स है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर है जबकि स्पेसिफिक हीट सी हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हुण अगर सानू कोई कहे कि मोलर स्पेसिफिक हीट ते स्पेसिफिक हीट दा रिलेशन तो लिख लो रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट। देखो देखो हुण इहदे लई अगर आपां डायग्राम नाल समझण दी कोशिश करिए एम की है मास ऑफ बॉडी और किसी भी बॉडी का जो मास है वो कौन डिसाइड करता उसकी अमाउंट। हुण जिस तरह अगर आप एग्जाम्पल ले लीए पानी है हुण पानी अगर गिलास च लिया तो वो अकॉर्डिंगली मास होना तो जे पानी बाल्टी च लिया भर के मास बदल जाना। पानी का मास जिहड़ा वा या किसी भी बॉडी का ऑब्जेक्ट का मास उसकी अमाउंट ते डिपेंड करता। पर जदों असी मॉलिक्यूलर मास की गल करते हैं मॉलिक्यूलर मास नेचर ऑफ सबसटेंस ते डिपेंड करता अमाउंट ते नहीं। हुण जिहड़ा पानी है चाहे गिलास च भर के रखिया होवे ते चाहे टब च पिया होए ते चाहे नदी का पानी है मॉलिक्यूलर मास फिक्स है वो नहीं है वो अमाउंट ते डिपेंड नहीं करता। तो अगर आ जिहड़ी बॉडी है अगर M ਇਹਦਾ गिवन मास है ते कैपिटल M ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਗੇ गिवन मास डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के किसी भी सबस्टांस के नंबर ऑफ मोल्स की कितना कैलकुलेट होंगे है ਉਹਦੇ गिवन मास ਨੂੰ मॉलिक्यूलर मास ਨਾਲ डिवाइड कर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬॉडी ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਹੈ ਹੀਟ पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ते जद कि जे स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है तो वो सीगी हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो एक इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट है और आह मोलर स्पेसिफिक हीट। हुण गल खत्म होने लगी है, देखियो स्मॉल एन की जगह की लिख सकते हैं एम, एन की जगह एम ओवर कैपिटल एम ऊपर चला गया। हुण आ जिहड़ी टर्म है ये छोटी सी है, इसका मतलब एक नवा रिलेशन जो केमिस्ट्री में भी पढ़िया हो सकता कि किसी भी सबस्टांस की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो उस सबस्टांस की स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड विद इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो वो बराबर। समझ गए? तो ये रिलेशन नोट कर लो। अगे चल के लोड़ पाएगी, हाले इतनी ज्यादा नहीं पैनी रिलेशन की, बट पता होना चाहिए सानू। और मोलर स्पेसिफिक हीट बारे भी नोट करके लिख लो। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। तो चाहे स्पेसिफिक हीट है चाहे मोलर स्पेसिफिक हीट है, इसकी वैल्यू नेचर ऑफ सबस्टांस से डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस से नहीं। हुण लिखो थर्मल और हीट कैपेसिटी। थर्मल और हीट कैपेसिटी। स्मॉल सी डैश। देखो पुत्र, जे तुसी हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है गिवन बॉडी की, जिस तरह एक बॉडी है तुम्हारे सामने, एम की है इस बॉडी का मास है। इस बॉडी नूं असी कितनी हीट सप्लाई की क्यू, और क्यू हीट सप्लाई करन दे इस बॉडी का टेंपरेचर चेंज कर गया बाय डेल्टा टी। अच्छा, और ये गल कल भी समझाई सी, अज फिर दस रहे हैं कि डेल्टा टी जड़ा चेंज इन टेंपरेचर है ये इन केल्विन होना, और इनू असी डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं डेल्टा टी नो, पर डेल्टा थीटा की होना इन सेल्सियस।
तो और एक कल समझाई सी कि अगर किसी बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज करता बाय 10 सेल्सियस डिग्री तो इट मीनस वो 10 केल्विन इंक्रीज की। तो मतलब डेल्टा टी फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਕੈਲਵਿਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ, स्पेसिफिक हीट ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਸੀਗੀ ਹੀਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। मतलब ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ, और उस हीट के मिलन नाल कितना टेंपरेचर चेंज किया और उसका मास कितना। पर जे मैं थर्मल या हीट कैपेसिटी निकालनी है फिर मैं की करांगा, इस बॉडी की मास नूं नहीं नोट करना, सिर्फ जिन्नी हीट मिली और जितना टेंपरेचर चेंज होया, हीट पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। तो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी नूं कितना डिफाइन करांगे, हीट पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। ते जबकि स्पेसिफिक हीट की सी, हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन। अच्छा हम देखने नूं कई गल्लां ना उल्ट नजर आंदियां। देखो भी आ फार्मूला देख के लगता वा कि स्पेसिफिक हीट का मास ते डिपेंड करती है, ज्यादा मास होएगा तो सी घट होएगी। सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਓ ਇਧਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ जूल पर केल्विन। अगला स्टेप, इसका हीट कैपेसिटी का स्पेसिफिक हीट नाल रिलेशन की बनता नजर आ रहा बई, आ हिस्सा की नजर आ रहा सी डैश। तो सी की सी डैश बाय एम, पहला मतलब सी डैश की हो गया। एक्चुअली हुंदा की है, ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਤਾਂ Q ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, तो Q over M ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, मतलब ਜਦੋਂ Q ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ C ਡੈਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। मतलब ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ डिपेंड करती है डायरेक्टली। तो अगर मान लो 1 लीटर पानी है तो 10 लीटर पानी है, दोनों पानियां दी स्पेसिफिक हीट सेम है पर हीट कैपेसिटी 10 लीटर दी ज्यादा वा कि नहीं, कितना 10 लीटर दी क्यों ज्यादा? मास ते 10 लीटर पानी का मास ज्यादा हो 1 लीटर कि नहीं। तो हुण थर्मल या हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन की लिखी है, हीट पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। आ डायग्राम बनाओ, आ फार्मूला लिखो, आ यूनिट लिखो, आ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ये किसी ने पूछने नहीं है, ये आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स ही आने दे।
टॉपिक लिखने तो पहला आ 2-3 पॉइंट्स नोट करके रख लेने हैं। स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। पानी दी स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन है। तो ध्यान दियो पुत, इनू कदी नहीं भुलना। इसनू असी 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री भी लिख सकते हैं, इको चीज है। तो और अगर ऐसा ही आ जाए तो पानी की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। वाटर इक्विवेलेंट कंसेप्ट दिया भी देखो, एक बॉडी है, एम की है, इसका मास, ठीक है। और इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट है C। और अगर हम कोई कहे कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the body to increase its temperature by 2 केल्विन। इस बॉडी का मास m है, स्पेसिफिक हीट C है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना इस बॉडी का 2 केल्विन। तो दसो ये बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी ताकि इसका टेम्परेचर 2 केल्विन इंक्रीज हो जाए। कोई फार्मूला आंदा दिमाग च? बॉडी के टेम्परेचर ਨੂੰ इंक्रीज ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ? C equal to Q and delta specific heat value। ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਟ कैपेसिटी के स्पेसिफिक हीट? ਤੇ स्पेसिफिक हीट वाला लगू। C की ਹੁੰਦੀ heat over m delta Q ओवर m delta ਤੇ ਫਿਰ Q कितना हो गया MC डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा T कितना ਦਿੱਤਾ 2 केल्विन। ठीक है, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ m बॉडी का मास है, मान लो बॉडी का मास सानू देता 10 ग्राम, ये भी दे तो कहता भी बॉडी का मास है 10 ग्राम, टेम्परेचर चेंज करना
2 ਕੈਲਵਿਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? Q is equal to M ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ? 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਡੈਲਟਾ T 2K, C ਹੈ C ਦਾ C ਹੈ, ਪਰ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਤੋਂ C ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। अब तक का सी रह गया काम है ना। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਡੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 2 ਕੈਲਵਿਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦ ਤੱਕ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, C ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਈ 2 ਕੈਲਵਿਨ, ਇਹਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ C ਸੱਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟਰ equivalent of this body is 4 gram। मतलब इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कितना वा? 4 ग्राम। कटना की आपका ओके सी के क्यू 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 कटना है ना भाई, पल्ले पैरी गल हुण देखो यार वाटर इक्विवेलेंट, अगर तुहानू किसी भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट पता लग जाए, गिवन होए, दसिया होए, तब तुसी ये पता लगा सकते हैं कि इस बॉडी के टैंपरेचर नू इनक्रीज करने लिए कितनी हीट चाहिए है। पर जदों तुसी वाटर इक्विवेलेंट तो हीट कटनी है, तो तुसी जेड़ा फार्मूला लगाना वो फार्मूला च M की लेना, दो चीज़ां वा, जे तां तुसी MC डेल्टा T दे विच बॉडी दी स्पेसिफिक हीट वरतनी चाहते हैं तो M की है? बॉडी दा मास है। पर जे तुसी Q is equal to MC डेल्टा T च बॉडी दा मास नहीं की वरतना चाहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू M की जगह पे, तो फिर C भी की आ जाना पानी दा, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है भी इस बॉडी के टैंपरेचर नू 1 केल्विन इंक्रीज करने दे लई उन्नी ही हीट चाहिए है जिन्नी 4 ग्राम, क्योंकि इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कितना, तो 4 ग्राम पानी दे टेंपरेचर नू 1 केल्विन इंक्रीज करने लिए चाहिए। तो किसी भी बॉडी का अगर वाटर इक्विवेलेंट दिता होए तो असी उस वाटर इक्विवेलेंट तो भी बॉडी नू कितनी हीट चाहिए है वो दस सकते हैं। पर जो असी फार्मूला यूज करना Q is equal to MC डेल्टा T, जे तां इस फार्मूला च तुसी बॉडी का मास यूज करना M, तो C भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट यूज करनी है उस बॉडी, पर जे तुसी M बॉडी का मास नहीं, बॉडी के वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू यूज करनी है M की जगह पे, तो फिर C की बन जाना पानी, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट की दस रहा कि 4 ग्राम, ये जी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट 4 ग्राम का मतलब की है कि 4 ग्राम पानी ने जिन्नी हीट एब्जॉर्ब करनी है उन्नी ही
ਬੋਡੀ ਨੇ ਕਰਨੀ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ m ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ c ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ और पानी की स्पेसिफिक हीट तो हम पता ही है, याद हो जानी चाहिए है। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट की है, लिखो पहला डेफिनेशन फिर दोबारा इन्हें समझने हैं। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए गिवन बॉडी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ गिवन बॉडी represents amount of water या mass of water का amount दिया जाए, mass of water which will absorb the same amount of heat to increase the temperature by same amount as that of given body। ये वो उन्नी पानी की अमाउंट है कि जिन्हें सेम अमाउंट हीट एब्जॉर्ब करनी है जिन्नी बॉडी ने करनी है, और टेम्परेचर जितना बॉडी का इंक्रीज होना उतना ही पानी का इंक्रीज लेना। तो हम लिखो इफ ओमेगा बी द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ given body, then Q is equal to Q के बराबर लवांगे नहीं, MC डेल्टा T नहीं लिखना है, M की जगह की लेना ओमेगा। Q is equal to ओमेगा CW, C केदी लेनी है पानी दी, तो C पानी दी स्पेसिफिक हीट का सिंबल हाँ छोटे वाला W। डेल्टा T, Q is equal to ओमेगा, ओमेगा की है गिवन बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट है ना। और अगर असी Q वाटर इक्विवेलेंट की टर्म च कढना तो असी M की जगह पे ओमेगा यूज कर लेना वाटर इक्विवेलेंट, और C की जगह पे पानी की स्पेसिफिक हीट, तो डेल्टा T चेंज इन। इसका मतलब आ जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को लिख लो ताकि क्लैरिटी हो जाए। हाँ कैलकुलेट, तो सारी डायग्राम बना लो ना। Calculate amount of heat absorbed by the body to increase its temperature by 2 Kelvin. Water equivalent of this body is 4 gram. तो Q के बराबर आऊ 4 gram 1 calorie per gram per Kelvin change in
temperature 2 Kelvin है। तो Q 8 कैलोरी आता है। तो आपका बर्थडे तो पता है कब आता है? 3 बहुत जरा साउंड चेक करो। कब आता है? जून जाना होता है। मैंने बड़ा दिल है। नहीं मैंने खाना ही होना। जून में छोड़ना था, हाँ आपने 10 था 3 को होता है। 10 जून है। तो जून में आता है। आप 10 बता जून की आती है। 10 तारीख है। अप्रैल में नहीं था। चलो आसपास ही। देखो पार्टी कर relation between water equivalent and relation between water equivalent and specific heat of a body, specific heat of a body. अगर इस बॉडी का मास m है, स्पेसिफिक हीट c है और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा k है, तो q केड़ा फार्मूले तो निकलेगा mc डेल्टा। पर q निकालने ਲਈ c ਦਾ पता होना जरूरी है ना। पर जे मान लो ओमेगा की है इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट, फिर क्यू के बराबर लिखांगे ओमेगा सी डब्ल्यू डेल्टा टी, है ना। मतलब किसी भी बॉडी दे ਲਈ क्यू ਕੱਢਣ ਲਈ दो फार्मूलेज हो गए, एक बॉडी का मास, बॉडी की स्पेसिफिक हीट ते चेंज इन टेम्परेचर, या दूसरी ऑप्शन वाटर इक्विवेलेंट बॉडी दी और दूसरा पानी दी स्पेसिफिक हीट जो वाटर इक्विवेलेंट यूज होना। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों में इक्वेट करो, हाँ बराबर है, इसका मतलब है ना। वाटर इक्विवेलेंट रिलेशन बन गया। रिलेशन बिटवीन वाटर इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कई बार डिराइव करना आ सकता है एग्जाम में ना। तो उन तक आप स्पेसिफिक हीट टर्म, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, ये चार टर्म्स डिस्कस कीतियां और ये उदों यूज होनी है जदों असी हीट कैलकुलेट करनी है पर चेंज इन टेम्परेचर दिता।
फुल लिखो। हाउ टू कैलकुलेट, हेडिंग बना लो, हाउ टू कैलकुलेट heat at constant temperature when state of body is changed. State of body is changed. इसका मतलब स्टेट ऑफ बॉडी चेंज का मतलब भाई बॉडी ਹੁਣ सॉलिड सी ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਸॉलिड लिक्विड बन गया इट मींस ਉਹਨੇ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ लिक्विड सॉलिड बन गया इट मींस हीट इवॉल्व हुई है, बाहर निकली है। जे लिक्विड वेपर बन गया हीट एब्जॉर्ब हुई है। लिक्विड वेपर बन गए, वेपर्स लिक्विड बन गए, हीट इवॉल्व हुई। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, तो इत्थे तुसी जिस गल का ख्याल रखना वो है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का लिटरेरी मीनिंग होता हिडन, छुपी हुई हीट। कहते हाँ ਇਹਦੇ अंडर लेटेंट हीट बारे पता होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होया, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, उस वक्त हीट ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ लेटेंट हीट। तो देखो पुत्र, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤਾਂ Q ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ, m c ਡੈਲਟਾ T। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, Q ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ Q ml ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। m ਕੀ ਹੈ, m है जिस बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है ਉਹਦਾ मास, ਤੇ l ਕੀ है उसकी लेटेंट हीट। अच्छा, तो लेटेंट हीट बन गई हीट पर यूनिट मास। ऐसा यूनिट की बनोगे, ऐसा यूनिट बन गया जूल पर केजी। प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी पर ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, हुण अगली गल सुन लो, अगर तुहाडे सामने स्टेट चेंज हुई है सॉलिड तो लिक्विड वाली, तब उस केस च Q ml तो आना ही है, पर L ਨੂੰ पता की कहना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, जे लिक्विड तो वेपर्स बने हैं, तो फिर Q आना MLV। LV की है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
ज़्यादातर यही यूज होंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ न्यूमेरिकल लिखना, देखो $50 grams of ice, 50 grams of ice is initially at temperature minus 10 degrees Celsius. 50 gram of ice is initially at temperature minus 10 degree Celsius. Calculate amount of heat absorbed by the ice to change into vapors at 105 degrees Celsius. आइस कितने टेम्परेचर पे है? इन्हें बढ़ाना की है? वेपर्स कितने टेम्परेचर तक? हाँ, और पहली दा गल देखो इधर, जे आइस ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੈ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਫੋਨ ਹੈ? फ्रेंड दी कहती बात सुन ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ। नहीं ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਨ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਔਰ ਇਹ ਆਏ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਫੋਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ? ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 0.01% ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਈਸ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ? ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਈਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬਣਦਾ? 0 ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -10 ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਘਟੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਵਧੇਗਾ? 0 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ -10? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹੇਗੀ ਕੌਣ?
आइस ही रहेगी। फिर 0 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆइस ਦਾ ਕੀ बनना पानी, और 0 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ आइस ਦਾ ਜਦੋਂ पानी बनना ਕੀ होना स्टेट चेंज होनी। उस तो बाद ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਪਰ सीधा ही ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੂ पहला पानी 0 ਤੇ ਬਣੇਗੀ बर्फ ਦਾ पानी, फिर 0 ਤੋਂ पानी ਦਾ टेम्परेचर 100 तक पहुंचना, फिर वो सारे वेपर्स बनने 100 ਦੇ। फिर उस तो बाद वेपर्स ਜਿਹੜੇ 100 ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ टेम्परेचर ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਣੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ ਵੇਪਰ सॉलिड टू लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड नहीं, पहला इधर नोट करो आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, फिर आएगी आइस स्टेजेस आनी है। उस तो बाद आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ॉर्ब ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ वाटर एट 0 डिग्री सीधा ही वेपर बन जू फिर वेपर है फिर वेपर्स ही रहने हैं। वन 105 डिग्री सेल्सियस। तो आ स्टेप्स बनते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਅਬਜ਼ॉर्ब ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿ ਆइस ने? ਇਹ ਆइस ने ਕੀਤੀ। और इस हीट ਦੇ ਅਬਜ਼ॉर्ब ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। तो ਇੱਥੇ Q ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂ? mc डेल्टा T। सोचो, सुनो रुक जाओ। m ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ आइस ਦਾ ਕਿੰਨਾ? 50 ਗ੍ਰਾਮ आइस। C ਕੀ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ? आइस ਦੀ। तो नोट करके ले लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की ਹੁੰਦੀ है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो आ आइस की स्पेसिफिक हीट नोट कर लेनी है ना, ये गिवन होएगी तो और टेम्परेचर कितना चेंज होया? 10 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं तो 10 दोनों। और इतने तुसी डेल्टा टी दी जगह डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, वो दोनों एक चीज। इतने डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी। ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप पे आओ। इतने Q2 वेले टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि स्टेट? स्टेट। क्योंकि आइस को तो इस केस च फार्मूला लगना एल। एल केड़ा आना? लेटेंट हीट तानी फ्यूजन। सॉलिड तो लिक्विड बन रहा। मास 50 ग्राम ही है, मास थोड़ी बदलना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ਹੁਣ ਇਹ याद ही रखनी है, ਤੁਸੀਂ नहीं याद रखनी। ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस तो ਹੁੰਦੀ है 80 कैलोरी पर ग्राम। ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ
ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ Q2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਓ Q3 ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਗੇ MC m ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ 50 50 ਗ੍ਰਾਮ c ਉਹੀ 0.5 ਤੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ तो 50 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन और टेम्परेचर कितना चेंज होया 100 सेल्सियस डिग्री या 100 केल्विन लिख सकते Q4 हम की होया Q4 पे जाके M हाँ related heat of vaporization mass 50 ग्राम ही रहना ਤੇ latent heat of vaporization ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ latent heat of fusion ice ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 540 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ latent heat of water ਹੁੰਦੀ ਹੈ latent heat of vaporization of water है 540 कैलोरी पर ग्राम वो दिखता है ना Q5 M C M कितना लेना C ਕਿਹਦੀ वेपर ਦੀ और ये नोट कर लो आइस ਦੀ ਤੇ वेपर ਦੀ स्पेसिफिक हीट बराबर कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा 5 100 टोटल निकल सकती हो ना सब लोग ऐड कर एक और लिखो न्यूमेरिकल देखो 100 gram of piece of ice is dropped from 50 meter above the surface of earth. On reaching the surface of earth, if 50% of its kinetic energy is changed into heat, find the mass of ice that gets melted ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ at 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इतने ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ
ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਈਸ ਦਾ ਮਾਸ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ मतलब स्टेट चेंज हुई। जे स्टेट चेंज हुई तो Q का फार्मूला की ਹੁੰਦਾ M LF। तो लिख लो Q is equal to M LF। LF कितना पिछले न्यूमेरिकल 80 कैलोरी पर ग्राम लिख लो। LF कितना वा 80 कैलोरी पर ग्राम। नहीं मास का कटना वा। हम देखो दो चीजें फर्क है पुत्र, जेड़ा मास ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ग्राम ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਆਈਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਵਾ। ਨੀਚੇ ਆਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਆਈਸ ਦਾ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ Q mLF ਚ स्टेट चेंज होने वाला मास है। देखिए कितना होगा। ਹੁਣ Q ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ Q given है कि नहीं है Q हीट देती है काइनेटिक एनर्जी देती है कितनी 50% of kinetic energy change काइनेटिक एनर्जी ਦਾ 50% ਹੀਟ ਬਣਨੀ मतलब ਜੇ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਲੱਭ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 50% ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਹੀਟ ਆ। ਕਾइनेटिक एनर्जी ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਜੂ 50 मीटर तो जा रही है। ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mgh काइनेटिक बन जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब हाफ mv स्क्वायर ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ। काइनेटिक एनर्जी लिखो इज इक्वल टू mgh। समझ आई है। m कितना 100 नहीं 100 ग्राम। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ किलोग्राम 100/1000। g कितना 10। h कितना 50 मीटर। तुम देखो कितना आया है जूल। अरे रुक जाओ, ये 50 जूल है ना। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 50 जूल है तो हीट Q कितनी है लिख लो Q इज इक्वल टू वो क्यों 25 लिख गया। ठीक है अच्छा रुक जाओ। तो फार्मूला Q इज इक्वल टू mLF है ना। तो गड़बड़ की करनी तुसी लोगों ने LF की वैल्यू कितनी है वो कैलोरी है। Q की वैल्यू की करिए फिर यहाँ Q की वैल्यू कैलोरी च लिख लीजिए यहाँ LF की वैल्यू जूल। तो जेड़ा मर्जी काम करो Q इज इक्वल टू mLF। Q कितना वा 25 मास कटना वा। LF कितना 80 कैलोरी 80 इंटू है ना 80 इंटू क्योंकि 1 कैलोरी 4.2 जूल होती है ना। इतों m काट लो ये ग्राम च आ गया m वो थोड़ा आना पॉइंट से आना बट